नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में बात होगी कंझावला कांड की, जिस खौफनाक मामले को पुलिस सड़क हादसा बताती रही, जिस केस में पुलिस हत्या का एंगल नकारती रही, हत्या का मोटिव न होने की दलील देती रही, उसी केस में पुलिस को हत्या की धारा जोड़ने को कहा गया है। हमारे आज के 7 सवाल इसी मामले पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, कंझावला केस के आरोपियों पर क्यों लगी हत्या की धारा? कंझावला केस में पुलिस आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दायर करने से इनकार करती रही, लेकिन जब जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को मिली तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आखिरकार गृह मंत्रालय ने तमाम साक्ष्यों के मद्देनजर आरोपियों पर हत्या की धारा जोड़ने के निर्देश दे दिए। 31 दिसंबर की रात जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी थी, उसी दौरान दिल्ली की सर्द रात में सड़कों पर एक कार में कुछ ऐसे बेरहम लोग घूम रहे थे जिसके लिए इंसानी जान की कीमत पहियों में फंसे पत्थरों से भी कम थी। ये वो लोग थे जिन्होंने एक लड़की को न केवल अपनी गाड़ी से कुचला था, बल्कि उसे घसीटते हुए करीब 14 किलोमीटर तक ले गए थे। जब 31 दिसंबर की रात को पूरी तरह चौकस रहने का दावा करने वाला सिस्टम गहरी नींद में सो रहा था, तो ये हत्यारे एक लड़की के जिस्म को अपनी गाड़ियों के पहियों में जकड़े हुए बेखौफ घूम रहे थे। जब लड़की का बेजान जिस्म उन मदमस्त लड़कों की गाड़ी से निकला तो वो उसे यूं ही सड़क पर छोड़कर अपने अपने घरों की ओर निकल गए। अगले दिन पुलिस को जब अंजलि का शव मिला तो पुलिस वालों ने इसे एक सड़क हादसा करार देते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन उन्होंने आरोपियों पर कत्ल की धाराएं लगाने से इनकार कर दिया था। जब मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने जांच शुरू की और हर दिन कुछ नई बातें सामने लाते हुए मामले को उलझाते रहे। लेकिन इंटरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं और 2 लोग जो जिन्होंने ये आइडेंटिटी किसी की कंसील करने की कोशिश की थी, ये ड्राइवर नहीं था अमित, उसके जो सहयोगी हैं उनको इस केस में एक्यूज बनाया गया है। जांच के दौरान हर दिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने लगी। एक के बाद एक सामने आ रही सीसीटीवी तस्वीरों ने न केवल आरोपियों का झूठ उजागर कर दिया, बल्कि पुलिस की जल्दबाजी की भी पोल खोल दी। लेकिन इसके बाद भी आरोपियों पर जब भी हत्या के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात आती, पुलिस इसे ये कहकर खारिज कर देती कि हत्या का मोटिव नहीं। जब तो वो मना करते थे, कहते थे एक नॉर्मल एक्सीडेंट है, कुछ ऐसा मर्डर वर्डर का कुछ नहीं हुआ, 302 नहीं लग सकती, जब पुलिस वाले मना करते थे। लेकिन पुलिस के शुरुआती अनुमान गलत साबित हुए हैं। गृह मंत्रालय ने आरोपियों पर धारा 302 यानी हत्या की धारा लगाने का भी निर्देश दिया है। दरअसल पुलिस की जांच में ये बात साफ हो गई है कि आरोपियों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि उनकी गाड़ी के नीचे एक बॉडी फंसी है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने 14 किलोमीटर तक गाड़ी भगाई। अंजलि की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ कई सीसीटीवी लगे, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण सीसीटीवी एक्सीडेंट के ठीक 2 मिनट बाद का है, जहां पर आरोपी एक्सीडेंट के 2 मिनट बाद गाड़ी से उतरकर कार के नीचे फंसी अंजलि को देखते हैं और उसके बाद एक बार फिर से गाड़ी दौड़ा देते हैं। लेकिन पुलिस का कहना था कि मोटिव नहीं है, इसलिए ये मामला गैर इरादतन हत्या का है। पर अब सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में हत्या की धारा दर्ज कर सकती है। कंझावला के खौफनाक हादसे के बाद गृह मंत्रालय ने एक्शन ले लिया है। दरअसल कंझावला कांड में दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी गई है। मामले की गंभीरता और साक्ष्यों के आधार पर दिल्ली पुलिस को कंझावला केस के आरोपियों पर एफआईआर में हत्या की धारा यानी आईपीसी की धारा 302 जोड़कर मामले की जांच करने के निर्देश दिए गए। कंझावला कांड के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सख्ती दिखाते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को यह कहा था कि इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट तैयार करके उनको जल्द से जल्द दिया जाए। यही वजह है कि शालिनी सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने इसकी रिपोर्ट तैयार की। विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को पूरी जानकारी दी गई, जिसमें यह कहा गया कि जिस तरीके से उस पूरे इलाके में पीसीआर वैन को होना चाहिए था, वो मौजूद नहीं थी।
शालिनी सिंह की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं और दिल्ली पुलिस को मामले में जल्द से जल्द आरोप पत्र दायर करने को कहा गया है, जिससे दोषियों को सजा मिल सके। गृह मंत्रालय ने इस घटना के लिए पुलिस वालों की लापरवाहियों को भी जिम्मेदार मानते हुए उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अब इस बात की तफ्तीश जारी है कि इन्होंने कितनी लापरवाही की। जो पहली रिपोर्ट स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह ने होम मिनिस्ट्री को दी है, उसके बाद ये सूत्रों के मुताबिक खबर आई है कि इन सभी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त एक्शन जल्द लिया जाएगा। गृह मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले 2 सब इंस्पेक्टर, 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को ये भी आदेश दिया है कि इस मामले की जांच में किसी तरह की ढिलाई न बरती जाए और मामले की प्रगति की रिपोर्ट उनसे साझा की जाए। हिमांशु मिश्रा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। कंझावला कांड सामने आने के बाद से पुलिस के रवैये पर सवाल उठते रहे हैं। 12 किलोमीटर तक एक लड़की का जिस्म दिल्ली की सड़कों पर घिसट घिसट कर दम तोड़ता रहा और दिल्ली पुलिस की सड़कों पर लोगों की हिफाजत के दावे हवा होते रहे। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, इस मामले में क्या पुलिस वालों ने भी लापरवाही बरती? गृह मंत्रालय लापरवाहियों के हिसाब किताब में जुट गया है। 11 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह है कि वहां पर जो पीसीआर वैन, इसके अलावा जो पिकेट में पुलिसकर्मी तैनात थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली पुलिस को यह कहा गया कि इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पर कदम बढ़ाते हुए इन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया था कि कंझावला मामले में जब तक इसकी जांच चल रही है, दिल्ली पुलिस की तरफ से हर 15 दिन में केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसकी स्टेटस रिपोर्ट दिया जाए और वो दिल्ली पुलिस अब आने वाले समय में देती रहेगी। और ये निर्देश दिया गया है कि यहां पर किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर होती है तो उस पर दिल्ली पुलिस ही जिम्मेदार होगी। इसके अलावा यह भी कहा कि कंझावला मामले में जो सुपरवाइजरी अधिकारी थे, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको लेकर के कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया गया और कहा गया है कि इस पर जल्द से जल्द कदम बढ़ाया जाए। अगर सही से उनकी तरफ से जानकारी नहीं आती है तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब कंझावला कांड सामने आया तो पूरा देश दहल गया। सबको लग रहा था कि जो सामने आया है वो केवल अधूरा सच था। लिहाजा स्पेशल सीपी शालिनी सिंह को इस मामले की जांच सौंपी गई। शालिनी सिंह ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, स्पेशल सीपी की गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में क्या है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। कंझावला कांड के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सख्ती दिखाते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को यह कहा था कि इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट तैयार करके उनको जल्द से जल्द दिया जाए। यही वजह है कि शालिनी सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने इसकी रिपोर्ट तैयार की। विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को पूरी जानकारी दी गई, जिसमें यह कहा गया कि जिस तरीके से उस पूरे इलाके में पीसीआर वैन को होना चाहिए था वो मौजूद नहीं थी और जो पीसीआर में लोग उस वक्त तैनात थे, साथ ही पिकेट में जो लोग मौजूद थे, उन लोगों ने कार्रवाई नहीं की। पुलिस को भी जानकारी दी गई, उसके बावजूद भी उनकी तरफ से कार्रवाई नहीं की गई। यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को यह कहा है कि जो पीसीआर में मौजूद लोग, साथ ही पिकेट में जो मौजूद लोग थे, उनको निलंबित किया जाए और इन पर कार्रवाई की जाए। दिल्ली पुलिस ने इस पर तत्परता दिखाते हुए जैसे ही रिपोर्ट उनके पास पहुंची, उन्होंने इस पर कार्रवाई कर दी है और 11 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। कंझावला कांड की जांच अब भी जारी है। अब इस केस में हत्या की धारा भी जुड़ गई है। इस कांड में जान गंवाने वाली अंजलि का परिवार शुरुआत से कह रहा था कि हादसा नहीं, हत्या हुई है। अब इस केस में आरोपियों पर हत्या की धारा भी जोड़ दी गई है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, गृह मंत्रालय के एक्शन के बाद अंजलि के परिवार ने क्या कहा? इस केस में हत्या की धारा जुड़ना बड़ा मोड़ है। इस मामले पर हमने अंजलि की मां से बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। अब आप क्या कहेंगी? अच्छा है, मेरी बेटी को इंसाफ मिला।
मैं तो बस यही चाहती थी कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले, जिन्होंने मेरी बेटी के साथ करा उनको भी फांसी हो। मैं तो इसी चीज से वो सहमत हूँ। आप एक बात बताएं कि जब आप लोग इसके पहले पुलिस अधिकारियों से मिली थी और 302 लगाने की जब बात कहती थी तो वो क्या कहते थे? जब तो वो मना करते थे, कहते थे एक नॉर्मल एक्सीडेंट है, कुछ ऐसा मर्डर वर्डर का कुछ नहीं हुआ, 302 नहीं लग सकती। जब पुलिस वाले मना करते थे, कहते थे वो नहीं लगेगी, मोटिव नहीं है, मोटिव नहीं है। अब कहाँ से मोटिव मिल गया? जब तो मना करते थे पुलिस वाले। जब मना करते थे, उन पुलिस वालों के खिलाफ भी एक्शन की बात कही जा रही है जो पीसीआर में तैनात थे और जो पिकेट लगाई गई थी। जो उस रात राउंड पे थे, उन्होंने ध्यान दिया होता तो आज मेरी बेटी मेरे बीच बैठी होती। उन लोगों की लापरवाही से मेरी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उन्हीं के कारण हुआ है। जो उस दिन राउंड पे थे, अगर उन्होंने उस दिन रोडों पे ध्यान अच्छी तरीके से दिया होता तो आज मेरी बेटी मेरे बीच होती। 31 दिसंबर की सर्द रात को यह खौफनाक कांड हुआ था। इस मामले ने नए साल के मौके पर दिल्ली पुलिस के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी थी। टक्कर के बाद 12 किलोमीटर तक आरोपी अंजलि को घसीटते रहे, लेकिन ना तो किसी पुलिसकर्मी की नजर उन पर पड़ी और ना ही कोई पीसीआर वैन रास्ते में नजर आई। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, इस मामले में गृह मंत्रालय को संज्ञान क्यों लेना पड़ा? दरअसल इस मामले में पुलिस का रवैया शुरुआत से ही लचर रहा। पुलिस के रवैये को लेकर अंजलि के परिवार और लोगों में नाराजगी नजर आई। उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा और चौतरफा दबाव की वजह से गृह मंत्रालय को खुद एक्शन में आना पड़ा। अंजलि की मौत को 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों के दिलो दिमाग में अंजलि की मौत गूंज रही है। जब पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था, तब अंजलि को देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर घसीटा जा रहा था। 31 दिसंबर की तारीख थी जब अंजलि अपने घर से नए साल के जश्न के लिए अपनी एक दोस्त के साथ होटल पहुंचती है। होटल में अंजलि अपनी दोस्त निधि के साथ नए साल की पार्टी करती है और फिर रात को ही अंजलि और उसकी दोस्त निधि होटल से अपने अपने घर को निकल जाते हैं। लेकिन अंजलि को भी क्या पता था, रास्ते में एक कार उसकी मौत बनकर उसका इंतजार कर रही है। होटल से निकलने के बाद अंजलि की स्कूटी और मुरथल से सुल्तानपुरी लौट रहे आरोपियों की कार में टक्कर हो जाती है और अंजलि कार के नीचे आ जाती है। शायद कार उस वक्त वहीं रुक जाती तो अंजलि आज जिंदा होती, लेकिन आरोपियों ने कार रोकने के बजाय कई बार कार को आगे पीछे किया और अंजलि को दिल्ली की सुनसान पथरीली सड़कों पर 12 किलोमीटर तक घसीटते रहे। इस दौरान 3 थानों की पुलिस और 12 किलोमीटर के दायरे में 9 पीसीआर वैन थी, लेकिन किसी भी पुलिस वाले की नजर उस कार पर नहीं पड़ी। आरोपी अंजलि को कार के पहियों के तले रौंदते रहे, लेकिन चश्मदीद दीपक ने उस गाड़ी का पीछा किया और पुलिस को भी इसकी जानकारी दी। तो सामने से पुलिस वाले पूछते हैं कि लाश पर कफन है या नहीं। सब मैंने जैसे सुबह 3:18 बजे शॉप खोली थी अपनी। मैंने देखा, मैंने तभी इमरजेंसी कॉल किया 112 नंबर पे। बता मैम ऐसे ऐसे है, डेड बॉडी फंसी हुई है गाड़ी के नीचे और गाड़ी है बलेनो ग्रे कलर की। उसने पूछा मेरे से कि डेड बॉडी है, आप कफन में है डेड बॉडी या वैसे है? माँ कफन में नहीं है, नग्न अवस्था में है। पीसीआर यही निकली है मेरे सामने से, 3-4 पीसीआर लाइन पे है और एक पीसीआर बिल्कुल सामने से निकली लाडपुर में। रात करीब 2 बजे अंजलि की स्कूटी और आरोपियों की कार में टक्कर होती है, जिसके बाद अंजलि कार के नीचे फंस गई। एक्सीडेंट के वक्त अंजलि की दोस्त निधि भी वहां मौजूद थी। बावजूद इसके आरोपियों ने अंजलि को दिल्ली की सड़कों पर 12 किलोमीटर तक घसीटा। हालांकि पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि कार में बॉडी फंसने की बात उन्हें पता थी। इस केस को लेकर पुलिस ने शुरू में कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी दिखाई। जहां एक तरफ पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे नॉर्मल एक्सीडेंट बताया, तो परिजनों ने पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर दिए। अंजलि केस में पुलिस का लचर रवैया जग जाहिर है। शुरुआती जांच में पुलिस की ओर से लापरवाही भी दिखी। इतना ही नहीं, पुलिस ने शुरू में इसे एक नॉर्मल एक्सीडेंट बता दिया, जिस पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए। वहीं महिला आयोग ने भी गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई के लिए अनुरोध किया। थक हार कर परिजनों ने गृह मंत्री अमित शाह से न्याय की गुहार लगाई।
सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस अब लीगल ओपिनियन ले रही है कि इस एफआईआर में 302 अगर पुलिस जोड़ती है तो किस तरीके से इस चीज को कोर्ट में रखेगी, वो क्या एविडेंसेस होंगे जो पुलिस पेश करेगी, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी पहले ही कह चुके थे कि 302 इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि मोटिव नहीं है और बिना मोटिव के हत्या की धारा नहीं लगा सकते। कंझावला केस के सभी आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। देर सवेर अंजलि के गुनहगारों को सजा भी मिल जाएगी, लेकिन जिस परिवार की बेटी चली गई, शायद उस परिवार की कमी कोई भी पूरी नहीं कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कंझावला केस में 3 दिन बाद नया मोड़ तब आया जब इस मामले में निधि की एंट्री हुई। निधि ने खुद को अंजलि का दोस्त बताया। पुलिस भी उसे इस मामले की इकलौती चश्मदीद बता रही है, लेकिन उसके दावे खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं। हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है, क्यों संदेह के घेरे में है निधि की भूमिका? निधि पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठाया जा रहा है कि उसने 3 दिन बाद चुप्पी क्यों तोड़ी। उस रात की जो कहानी निधि ने बताई है, उस पर भी सवाल उठ चुके हैं। अंजलि का परिवार निधि को भी संदिग्ध मानता है। निधि का अतीत भी दागदार रह चुका है और वो जेल तक जा चुकी है। अंजलि की मौत की पहेली जिसे उसकी सहेली निधि ने उलझा दिया। अंजलि की मौत की इकलौती चश्मदीद जिसने अधूरी सच को हकीकत बताया। निधि जिसने अपनी सहेली की चीखों को अनसुना कर घर का रास्ता पकड़ना मुनासिब समझा। दरअसल जब से कंझावला केस में निधि की एंट्री हुई, तभी से उसकी भूमिका पर सवाल उठने लगे थे। निधि 31 दिसंबर की रात को अंजलि के साथ हुए हादसे की चश्मदीद थी, लेकिन वो तब तक सामने नहीं आई जब तक कि सीसीटीवी फुटेज में उसके एक्सीडेंट की रात में अंजलि के साथ होने की पुष्टि नहीं हो गई। घटना के 72 घंटों के बाद जब निधि सामने आती है तो इस घटना पर अपनी खामोशी की अलग ही दास्तान दुनिया के सामने रखती है। एक बार भी ये कोशिश नहीं की कि उस रात ये हादसा हुआ कि आप शोर मचाएं? नहीं, मैं उस टाइम में ना बिल्कुल मतलब मेरा माइंड काम नहीं करा कि मैं कुछ बोलूं, कुछ कहूं किसी से। मैं डर लग गया है कि क्या हो गया ये एकदम। तो सुबह न्यूज में आता है कि उस लड़की की मौत हो गई है इस दौरान, ऐसे घसीट कर लेके गए है। फिर मेरे को लगा कि यार वो छुट्टी ही नहीं वो लड़की, उसको तो उन्होंने आगे ले जाके भी उन्होंने छुड़वाने की, वो ऐसे ही घसीटते गाड़ी में बैठे बैठे ले गए उसे नशे में। लेकिन निधि के अजीबोगरीब तर्क अंजलि के परिवार वालों के गले से नहीं उतर रहे। निधि ने यह भी दावा किया था कि एक्सीडेंट के वक्त अंजलि नशे में थी, लेकिन अंजलि के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से निधि की ये दलील भी खारिज हो गई। निधि को मैंने आज तक कभी नहीं देखा, वो अंजलि के साथ नहीं है। और निधि ने जो कहा है, अंजलि ने अल्कोहल करी थी, अगर अल्कोहल होती तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जरूर आती, ठीक है। और दूसरी बात, 1:30 बजे की उसमें क्या बोलते फुटेज में वो लड़की साथ में थी, 2 बजे की फुटेज में वो लड़की साथ में नहीं थी। ये सारा प्लान उस निधि का है। पूरे मामले में अंजलि की संदेहास्पद भूमिका के बाद भी पुलिस उसे केवल चश्मदीद मानती रही और कार्रवाई से इनकार करती रही है। जो आई विटनेस है, वो आई विटनेस का जो स्टेटमेंट 164 में हमने दर्ज कराया है, उसके जो कंटेंट है वो मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। उसने कहीं कोई प्राइवेट स्टेटमेंट दी है, उसके बारे में मेरे लिए कुछ कहना संभव नहीं है। लेकिन जब निधि के अतीत के पन्ने पलटने शुरू हुए तो निधि का एक दागदार चेहरा सामने आ गया। पता चला कि दिसंबर 2020 में वो गांजे की तस्करी में गिरफ्तार हो चुकी है। उसे आगरा में जीआरपी ने गिरफ्तार किया था और उसके पास से गांजा भी बरामद हुआ था, जिसके बाद उसे जेल की हवा खानी पड़ी थी। 2020 में दिसंबर महीने में गांजा तस्करों के खिलाफ एक जो हम लोगों का अभियान चलता है, उसी क्रम में 3 व्यक्ति अरेस्ट हुए थे, जिसमें एक निधि थी, दूसरा जो है एक सबीर उर्फ बाही करके था, और तीसरा जो है रवि कुमार था। रवि कुमार और बाही जो है ये लोग अमन बिहार के थे और निधि जो है सुल्तानपुरी की थी, जिसको इनके पास से 30 केजी गांजा जो है वो बरामद हुआ था और उसके बाद इनको जेल भेजा गया था। निधि की भूमिका पर सवाल दिल्ली महिला आयोग भी उठा चुका है। डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल निधि की भी जांच की मांग कर चुकी है।
घटना की रात अंजलि निधि के साथ ही रात में अपने घर से निकली थी और रोहिणी के होटल पहुंची थी। होटल में निधि और रोहिणी के बीच झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा क्यों हुआ था, ये राज अभी भी बरकरार है। अंजलि को कुचलने के आरोपियों पर हत्या की धारा लगाने और उस रात गश्ती में मौजूद लापरवाह पुलिस वालों पर गृह मंत्रालय के एक्शन पर अंजलि के परिवार वालों ने संतोष जताया है, लेकिन साथ ही निधि पर भी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने कहा था कि मोटिव नहीं है, लेकिन अब 302 जोड़ी जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, आप क्या कहेंगी? ठीक है, तो हम तो इसी के लिए लड़ रहे थे। 302 हो गई तो ठीक है, होनी तो चाहिए उन लोगों को फांसी। 302 हो गई जब तो फांसी होगी उनको। मर्डर तो करा ही था उन्होंने, हमारी तो चली गई। अंजलि के आरोपियों और लापरवाह पुलिसकर्मियों पर सख्त एक्शन का आदेश हो गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अंजलि की भूमिका की भी जांच होगी? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को आरोपी बताया। बाद में 2 नए किरदारों की एंट्री हो गई और आरोपियों की संख्या बढ़कर 7 हो गई। उन्हीं आरोपियों में से एक है आशुतोष, जिसकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, कंझावला कांड के आरोपी की जमानत याचिका क्यों खारिज हुई? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। झावला मामले में दिल्ली पुलिस ने कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक अंकुश जमानत पर बाहर है, जबकि बाकी 6 तिहाड़ जेल में बंद है। इनमें से आशुतोष का रोल यह है कि उसकी गाड़ी उसने ही आरोपियों को 31 की रात गाड़ी दी थी, जिसके बाद वो गाड़ी लेके निकले थे। लेकिन जब पुलिस की टीम गाड़ी के नंबर से गाड़ी मालिक को तलाशते हुए पहुंची तो गाड़ी मालिक ने बताया कि उसने अपनी गाड़ी आशुतोष को दे रखी है। जिसके बाद पुलिस की टीम विजय विहार रोहिणी पहुंचती है आशुतोष के घर। वहां पुलिस ने जब पहुंची तो पुलिस के सामने सारी सच्चाई रखने के बजाय आरोप है कि आशुतोष ने पुलिस को गुमराह किया और उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले में 24 घंटे तक उलझी रही। कार्यक्रम में आज इतना ही।